मैंने वर्ग 10 के क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन को दिया। कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो डाल नहीं सका। कुछ बच्चों का डिमांड था सर और भी वीडियो डालिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो। तो आते हैं आज पहले फिजिक्स के एक चैप्टर पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास 10 का फिजिक्स को पहले हम लोग देखते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है लाइट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ परिभाषा वगैरह इससे भी रहता है, थोड़ा इस पर विचार कर लें। ये साइंस क्या है, साइंस का डिफिनेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो साइंस क्या है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, प्रयोग और परीक्षण के आधार पर, प्रयोग और परीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक तरीके से किए गए अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। एक्चुअली साइंस वर्ड बना हुआ है स्कायर से, और स्कायर का अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। किसी भी अगर शाब्दिक अर्थ लें तो किसी भी विषय में विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। वैसे नेचुरल साइंस को तीन भागों में बांटा गया है। नेचुरल साइंस जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस का तो बहुत सारा ब्रांच किया गया, उसमें नेचुरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। नेचुरल साइंस को नेचर से रिलेटेड जो साइंस है दैट इज नेचुरल साइंस। इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेते हैं। इसमें केमिस्ट्री का क्लास 10 का हम लोग पहला चैप्टर पढ़े। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर को देखते हैं। आशा व्यक्त करता हूँ कि अब आगे लगातार देने का प्रयास करूँगा। तो आते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ। वैसे क्लास 9th में फिजिक्स वगैरह का डेफिनेशन हम लोग पढ़े जाने। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, या यूं कहें भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक राशि का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। और फिर भौतिक राशि किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो वह राशि जिसका मापन संभव है, दैट क्वांटिटी whose measurement is possible is called physical quantity। जिसको हम लोग माप सकते हैं किसी भी मात्रक के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसमें जिसका मापन संभव नहीं हो, जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, वैसे राशि को फिजिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग फिजिक्स के लाइट चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर फिजिक्स में क्लास 10th में लाइट है, प्रकाश है। लाइट के बारे में अगर जाने, इसको अगर डिफाइन करें तो हम लोग डिफाइन में दे सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं इसका। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश या लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है
प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें देखने की क्षमता, विजिबल स्ट्रेंथ, देखने की क्षमता प्रदान करता है। यह लाइट है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम लोग इसके बाद यह भी जाने कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हालांकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग का विस्तृत जानकारी हम लोग 11-12 में लेंगे। मोटा मोटी यह जान लें कि वह वेव जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि मीडियम का अर्थ हो गया, जैसे साउंड को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, यह मीडियम हो गया। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह मेरे से आप तक पहुंचाने के लिए वह एक मीडियम है एयर। जहाँ एयर नहीं है वहाँ साउंड नहीं है, इस तरीके से। लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जो बिना एयर के, बिना मीडियम के भी चल सकता है। इसलिए वह वेव जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं हो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए यह लाइट का भी वेलोसिटी है, या स्पीड ऑफ लाइट कहें हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट अर्थात लाइट का वेग चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर है। यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या यह 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो है लाइट का वेलोसिटी अप्रॉक्स वैक्यूम में या एयर में है, यह हवा में लगभग बराबर है, बहुत ही मामूली सा अंतर है। तो हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है या इतना मीटर पर सेकेंड है। तो यह स्पीड ऑफ लाइट हो गया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, एयर रहे अथवा नहीं रहे लाइट चलता रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज लाइट का देख लें, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये सभी कोई जानते हैं, बच्चे से जानते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने पर फिर गड़बड़ी आ जाती है, बच्चे घबराने लगते हैं। तो लाइट इस तरह से, लाइट को हम लोग कह सकते हैं यह हमेशा सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है। अब देखते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे वह सबस्टांस, वह पदार्थ जिससे लाइट क्रिएट होता है, लाइट पैदा होता है, जिससे उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं इसको। ये कहलाता है प्रकाश स्रोत। वह पिंड, वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, लालटेन का जलना, जुगनू का जलना, यह इस तरह से ये सोर्सेस ऑफ लाइट है। और जिससे प्रकाश पैदा होता है
उन सोर्सेस ऑफ लाइट को दो भाग में बांट दिया गया, एक नेचुरल सोर्सेस और एक मैन मेड आर्टिफिशियल। सोर्सेस ऑफ लाइट दो तरह का, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया मैन मेड। आदमी के द्वारा बनाया गया या आर्टिफिशियल भी इसको हम लोग कहते हैं। आर्टिफिशियल जिसको मनुष्य ने अपनी सुविधा से बनाया, और नेचुरल जो नेचर में पाया जाता है वह नेचुरल हुआ। तो लाइट का या एनर्जी का ही कहा जाए सबसे बड़ा सोर्स कहते हैं हम लोग सन को, सूरज को। इस धरती के लिए या इस 9 ग्रह के लिए, 8 ग्रह के लिए लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है सूरज। सूरज से हमें धूप मिलती है, लाइट मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है और बहुत सारा रेडिएशन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा इसे कह सकते हैं कि लाइट का भी सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। और ये नेचुरल सोर्स हो गया। नेचुरल सोर्स में हम लोग दे सकते हैं सूर्य हो गया, इसको प्राकृतिक स्रोत कहेंगे हिंदी में, ये कहलाएगा प्राकृतिक स्रोत। यह सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा, मून, ये प्राकृतिक स्रोत, ये स्रोत में ही नहीं आएगा क्योंकि मून स्वयं नहीं चमकता है, नहीं जलता है, बल्कि वह सनलाइट से चमकता है, इसलिए वह सोर्सेस नहीं कहलाएगा। और मैन मेड में हम लोग देख लें, मैन मेड में आ गया ये कृत्रिम कहा जाए या मानव निर्मित। इसमें आ गया हम लोग देख लेते हैं, बल्ब है, ट्यूब है, इसके अलावा आ गया लैंप, टॉर्च, ये सब सारा जो है नया नया तरह तरह का सोर्सेस ऑफ लाइट का इजाद हो रहा है, हुआ है। ये जो मनुष्य बनाया है वह मैन मेड हो गया, और जो नेचर में पाया जाता है वह नेचुरल सोर्स हो गया। अब देखते हैं लाइट को ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दो भागों में बांटा। ऑब्जेक्ट को लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यह भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको कहते हैं आत्मदीप्त, सेल्फ ल्यूमिनस भी कहते हैं या ल्यूमिनस भी कहते हैं। इसको हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस भी लगा सकते हैं। आत्मदीप्त पिंड, आत्मदीप्त का मतलब हो गया जो स्वयं प्रकाश देता है, उसको कहते हैं आत्मदीप्त पिंड। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझने का कोशिश करेंगे। ये सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ये सोर्सेस आत्मदीप्त सोर्स हुआ। और यह हो गया जैसे सन, हम लोग अभी अभी देखे सूर्य, ये आत्मदीप्त है, ये अपने आप। अगर कहीं बल्ब आग लगी हुई है कहीं घर में, तो वह भी जो लाइट क्रिएट करेगा वह भी आत्मदीप्त हो जाएगा। बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, यह सब सभी आत्मदीप्त स्रोत हैं, यह आत्मदीप्त पिंड है। अब एक है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस हो गया अदीप्त पिंड, वे सभी पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं।
तो जैसे जितना भी है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लाइट नहीं दे रहा है, लेकिन बल्ब के लाइट से यह सब दिख रहा है। यह भी यह औद्योगिक पिंड में आएगा। इसी तरह टेबल, बेंच, कुर्सी, पत्थर, ये सभी के सभी नॉन ल्यूमिनस हैं, जिसका स्वयं प्रकाश नहीं है बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात प्रकाश डालने पर वह दिखाई देने लगता है, वह नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें चांद भी आएगा और अन्य ग्रह भी आएंगे। इस तरह से यह ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट पिंड कहलाएगा। फिर लाइट के अनुसार ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को, यह तो सोर्स के हिसाब से था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब लाइट के अनुसार पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया। प्रकाश के अनुसार पदार्थ के प्रकार, प्रकाश के अनुसार पदार्थ के प्रकार। इसमें आएगा नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट या सबस्टांस। ट्रांसपेरेंट वह हो गया जिससे लाइट बिल्कुल ही आर पार हो जाता है, वह ट्रांसपेरेंट कहलाता है। लाइट में कोई रुकावट नहीं हो, आर पार हो जाए, उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। इसमें नाम आता है हवा का, एयर का। ये एयर जो है एक ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण हम लोग बिना रुकावट के एक दूसरे को यहाँ से वहां तक देख पाते हैं। इसके अलावा साफ पानी, साफ पानी ले लें, साफ जल, क्लीन वाटर। इसके अलावा हम ले सकते हैं कांच, सफेद कांच। यह हम लोगों का पारदर्शी पदार्थ है, इसमें लाइट आर पार इजीली हो जाता है। दूसरा नाम आता है पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं वे पदार्थ जिसमें प्रकाश अल्पतम पार करता है, पूर्णतः पार नहीं करता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पार करता है। ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश अंशतः पार करता है उसको हम लोग कहेंगे पारभासी पदार्थ। और फिर इसमें नाम आता है रंगीन कांच। रंगीन कांच में आंख लगाएंगे तो थोड़ा दिखेगा। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। आप लोग बच्चे में तेल लगाकर कागज में माथे में तेल से रगड़ लिए और फिर कोई भी फोटो के ऊपर रख करके उसको छाप लिए। यह सब बच्चा लोग बहुत करता है। तेल लगा हुआ कागज, एक थीन पेपर आता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा चीज दिखाई देता है। यह वह भी पारभासी पदार्थ हो गया। फिर घिसा हुआ कांच। कांच अगर घिसा हुआ रहे, घिसा हुआ कांच को हम लोग कहेंगे पारभासी। तो ये घिसा हुआ कांच भी। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है बच्चे का कि क्या मच्छरदानी पारभासी है? तो ये बिल्कुल नहीं, मच्छरदानी कोई पारभासी पदार्थ नहीं है। जहाँ पर धागा है वह अपारदर्शी है, जहाँ पर छेद है वह पारदर्शी है। इसलिए उसको बीच बीच में पारभासी समझने का भूल नहीं करना है।
नंबर 3 आते हैं अपारदर्शी, ऑपेक। वे पदार्थ जिससे लाइट बिल्कुल ही पार नहीं जाता है उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। और ऐसे पदार्थ जो है छाया का निर्माण करते हैं, और उसमें आदमी का बॉडी भी आएगा, टेबल कुर्सी लकड़ी प्लास्टिक जितना भी है सारा चीज है जिससे छाया का निर्माण होगा, अर्थात लाइट आर पार नहीं जाएगा, वह कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ, ऑपेक सब्सटेंस। तो इस तरह से लाइट के अनुसार पदार्थ का प्रकार है। एग्जाम्स में यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी डिफिनेशन वगैरह पूछता है। अगर विशेष नोट की आवश्यकता होगी तो उसे मैं बाद में जरूरत पड़ने पर दूंगा। किसी बच्चे को अगर चाहिए तो फिर मैं नोट के रूप में भी दूंगा। अब हम लोग आते हैं रे, लाइट रे पर, प्रकाश किरण पर। तो लाइट रे क्या है? तो लाइट रे है प्रकाश ऊर्जा के सतत प्रवाह को, कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग लाइट रे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा जब लगातार फ्लो में रहता है तो उससे एक रे बनता है। यह प्रकाश ऊर्जा क्या हुआ? तो प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में होते हैं। जिस तरह से कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन के बहने को इलेक्ट्रॉन इस तरह से इससे कैथोड रे बनता है, और प्रोटॉन के फ्लो करने से एनोड रे बनता है। उसी तरह से लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, अर्थात लाइट का सबसे छोटा एनर्जी पैकेट का नाम है फोटोन। तो लाइट एनर्जी फोटोन के रूप में पाया जाता है, और इस फोटोन के सतत प्रवाह को हम लोग कहेंगे लाइट रे। और लाइट रे के बहुत सारे लाइट रे के कलेक्शन को, अर्थात बहुत सारा लाइट रे जब फ्लो करेगा तो उसको कहेंगे लाइट बीम। रे जो है एक लाइन हुआ, और लाइट बीम जो है रे का समूह हुआ। लाइट बीम कहेंगे अनेक रे जब एक साथ फ्लो करते हैं तो उसको हम लोग लाइट बीम कहते हैं। ठीक है। अब लाइट बीम को बांट दिया गया 3 पार्ट में। लाइट बीम के 3 भाग। नंबर 1 पैरेलल बीम। पैरेलल बीम कहते हैं जब लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसको हम लोग पैरेलल बीम कहते हैं। फिर आते हैं कन्वर्जिंग बीम। जब लाइट रे बाहर से आकर एक बिंदु पर जमा होता हो उसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग बीम। अब यह सवाल हो सकता है कि दूर से आने वाली किरणें, ये सवाल है कि ये पैरेलल लाइट कैसे बनेगा? तो दूर से आने वाली अगर बहुत सारा, जैसे सूरज से रे आती है, वो पैरेलल बीम कहलाता है। और इस तरह का दूर से यह जो जमा होकर एक बिंदु पर कैसे आएगा? तो जब हम कोई लेंस लेते हैं, लेंस में जब लाइट को ड्रॉप कराते हैं, गिराते हैं, तो वह एक जगह जमा होने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। ये इस तरह से जमा होना, एक जगह आना, कन्वर्जिंग हो गया। और फिर डाइवर्जिंग बीम। जब लाइट एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती है
ये डाइवर्जिंग बीम है। और ये सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जलाते जब है, बल्ब हो, कैंडल हो, तो एक पॉइंट से लाइट चारों ओर फैल जाती है, यह कहलाता है डाइवर्जिंग बीम। इस तरह से लाइट रे एक बार देख लें क्या हुआ। ऊर्जा के सतत प्रवाह, लाइट एनर्जी के कंटिन्यूअस फ्लो, सतत प्रवाह को लाइट रे कहेंगे, और लाइट रे के समूह को लाइट बीम कहेंगे। लाइट बीम का 3 प्रकार, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम है। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन पर। लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो एक एक करके हम लोग देखेंगे, कुछ यहाँ और कुछ फिर 12 में देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फिर एक एक करके देखते जाएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का अर्थ हो गया परावर्तन। परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है तो वह परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है और फिर जब वह लौटती है तो यह परावर्तन कहलाया। जिस तरह से रबर के गेंद को दीवार पर फेंकें वह रिटर्न हो जाता है, उसी तरह से लाइट भी किसी सतह पर पड़कर रिटर्न होती है, और तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मैं इसलिए दिखाई दे रहा हूं कि मेरे पर लाइट पड़ रहा है और हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रहा है, इसलिए मैं एक इतना बड़ा चीज दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को। उसी तरह से कोई भी चीज इसलिए दिख रहा है, ये बोर्ड इसलिए दिख रहा है, ये राइटिंग इसलिए दिख रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रहा है, इसलिए यह दिखाई देता है। तो किसी चीज को देखने के लिए हमको आंख तो चाहिए ही, दूसरा लाइट चाहिए, और लाइट का फिर रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। अब रिफ्लेक्शन को 2 भागों में बांट दिया गया। रिफ्लेक्शन का 2 प्रकार कह सकते हैं। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर का मतलब हो गया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह आपतित किरण के अनुसार ही, आने वाले किरण के अनुसार ही लौट जाती है। अर्थात अगर समांतर किरणें आती है तो समांतर किरणें ही लौटती है। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और फिर दूसरा है इर्रेगुलर। इसके लिए यह शर्त है कि यह सतह समतल होना चाहिए, तभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर का मतलब हो गया कि जब प्रकाश किरणें आपतित होती है किसी सतह पर तो उसके अनुसार परावर्तित नहीं होती है, तितर बितर हो जाती है, वह इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ऐसे परावर्तन जिसमें समांतर आपतित प्रकाश का परावर्तन असमांतर अर्थात तितर बितर अवस्था में होता है, उसको हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यह इसका सतह उबड़ खाबड़ होगा, यह बिल्कुल समतल सतह नहीं होगा, अर्थात असमतल सतह से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है
कि नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे सतह में होगा, तो समतल सतह में, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे सतह में होगा, तो ऊबड़ खाबड़ या असमतल सतह में होगा। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में समझ गए। अब आते हैं हम लोग इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी जो चीज लाइट को ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक परावर्तित कर दे, क्योंकि जो जितना अधिक समतल और चमकीला होगा लाइट को, वह उतना अधिक से अधिक भाग को परावर्तित करेगा, क्योंकि लाइट का 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लाइट कुछ हुआ एनर्जी कुछ बर्बाद भी हो जाता है। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं मिरर को। मिरर एक ऐसा चीज है, दर्पण, जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। वह मिरर जिससे 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे मिरर को आइडियल मिरर कहेंगे, आदर्श दर्पण कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि जो मिरर लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर दे, वह आइडियल मिरर होगा। अब यहाँ सवाल है, पीछे में अगर हम लोग कोई भी पेंट कर दें, नीला, पीला, हरा, काला, तो हमें चेहरा दिखाई नहीं देगा, बल्कि कलर दिखाई देगा। तो इसके लिए इसके पीछे हम लोग सिल्वर का पॉलिश करते हैं, सिल्वर एजी का पॉलिश करते हैं, और फिर इसको बचाने के लिए ऊपर में अलग पॉलिश किया जाता है। यह चमक लाने के लिए इसके भीतरी सतह में सिल्वर का पॉलिश रहता है, इसलिए इसको हम लोग सिल्वर्ड कहते हैं, सिल्वर्ड करना कहते हैं, रजतीकरण कहते हैं, और तब यह लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देता है। तो प्लेन मिरर लाइट को मैक्सिमम, या मिरर लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग लाइट को लेते हैं। अब सवाल है प्लेन मिरर क्यों आते हैं। प्लेन मिरर में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर में बने इमेज को समझाएं या रे डायग्राम दें, रे डायग्राम इन प्लेन मिरर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम को समझाने के लिए हम लोग एग्जाम में लिखने के लिए एक मिरर बनाएंगे, एक पॉइंट दिए, पॉइंट से हम लोग 2 रे निकालेंगे। कोई भी इमेज बनाने के लिए किसी भी पॉइंट से 2 रे लेंगे। हालांकि किसी भी पॉइंट से सैकड़ों रे निकल रहा है, इस टिप से सैकड़ों रे निकल रहा है, तभी सैकड़ों आदमी के आंखों में जाकर ये इमेज बना रहा है और सैकड़ों आदमी को दिख रहा है। उसी तरह से किसी भी पॉइंट से चारों तरफ जो है रिफ्लेक्शन होता है, और फिर हम लोग इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे लेते हैं, बहुत लेंगे तो उलझ जाएंगे। अब समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये समझने के लिए एक्चुअली यहाँ पर मिरर है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस पर यहाँ एक इमेज पहले ही फॉर्म कर देंगे। एग्जामिनर तो यह नहीं जानेगा, नहीं देखेगा कि वह पहले बनाया है कि बाद में, वह देखेगा सही बना है कि नहीं। तो यह डिस्टेंस और यह हाइट जितना है सेम, सीध में यहाँ पर एक दूसरा हम लोग पॉइंट पहले ही इमेज बना दिए, और यहाँ से यह रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। तो यह इस तरह से रे को हम लोग बढ़ाते हुए ये रिफ्लेक्शन करेंगे, ये स्केल से बनाएंगे, फिर दूसरा रे यहाँ से ऐसे लेकर ये रिफ्लेक्शन करेंगे, और इस तरह से यह रे यहाँ आया और इधर गया। एक्चुअली यह हुआ, आया और इधर गया, यह भी रे आया इधर गया, और यह आगे नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पीछे बढ़ाए, और पीछे बढ़ाकर यहाँ इमेज बना, जहाँ मिला वहाँ इमेज बना,
और इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हम लोग प्लेन मिरर में देख सकते हैं। अर्थात ये रिफ्लेक्शन को समझाया गया है। प्लेन मिरर में इमेज हम लोग बना दिए, इसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के नियम को देख लें। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश किसी भी सतह से टकरा कर लौटता है, जैसा कि अभी हम लोग प्लेन मिरर में भी देखे, तो समतल सतह से प्रकाश टकरा कर लौटता है। उसका कुछ नियम है। कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो सीधा जवाब है दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। जरा फिगर से समझ लें हम लोग। किसी भी सतह पर जो ब्लू रे आती है तो उसको कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण। और परावर्तन के बाद यह लौटती है, यह परावर्तित किरण कहलाता है। और जिस बिंदु पर यह लौटती है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और फिर इस बिंदु पर एक लंब अगर रहता है इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं। तो पहला लो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, जैसे कि बोर्ड में है। ये पहला नियम है। फिर इसको हम लोग अगर इंग्लिश में लें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। फिर दूसरा नियम है, दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे और इसको परावर्तन कोण कहेंगे। I बराबर R। इस तरीके से आपतन कोण, परावर्तन कोण, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, यह इक्वल होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और पहला हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह परावर्तन का नियम एग्जाम में पूछता है। और ऑब्जेक्टिव में कितने नियम हैं, तो दो पूछा जाता है। प्रकाश किरणें जब किसी सतह से आकर टकराती है तो उसको आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश किरणें जब किसी सतह से टकराकर लौटती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण और परावर्तित किरण पर भी क्वेश्चन रहता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अब सवाल एक रहता है इसमें कभी कभी कि अगर आपतित किरण अभिलंब में हो, अर्थात सीधा ऐसे आए, सवाल रहता है आपतित किरण यदि अभिलंब हो, सतह के लंबवत हो, दर्पण के लंबवत हो, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ का मतलब है एंगल बराबर 0 हो गया। हम लोग एंगल हमेशा इसके साथ लेते हैं, तो यह आई भी यहीं सट गया, इसलिए यह एंगल 0 हो जाएगा, इसलिए परावर्तन कोण भी 0 होगा।
इसको याद रखने का प्रयास करें ताकि एग्जाम में आंसर गलत ना हो जाए। इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन को समझ गए और अच्छे से समझ गए। इसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो अवश्य कमेंट करेंगे और मैं उसका हल दूंगा। किसी भी तरह से कैसा भी सवाल हो उसका जवाब मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो हम लोग देख लिए प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन और इमेज बनाने की विधि को भी समझा दिए। इस तरह से अगर बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा और फिर नंबर भी मिल जाएगा। अब प्लेन मिरर में देखें इमेज फॉर्मेशन पूछा जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुणों को लिखें। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। जो भी पीछे बन जाए डॉट डॉट रे से बने वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज। हम लोग इमेज पर भी चर्चा करेंगे, इमेज के कितने प्रकार हैं। फिर दूसरा ये बनता है जितने दूरी पर वस्तु है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिल्कुल समान होगा, कोई अंतर नहीं होगा। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, अर्थात वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उसी हाइट का होगा। अर्थात हाइट प्रतिबिंब का ऊंचाई, इसमें कोई कमी बेसी नहीं होगी। ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। फिर इसमें लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा इमेज बनेगा। पार्श्विक उल्टा लैटरल इन्वर्टेड, पार्श्विक उल्टा इमेज बनेगा। पार्श्विक उल्टा का मतलब हो गया बायां का दायां। अगर हम दर्पण के सामने अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में देखेंगे वह बायां हाथ उठाया हुआ दिखाई देगा। यह लैटरली इन्वर्टेड कहलाता है और इसका आवर्धन होता है 1। इसका आवर्धन 1 होता है। आवर्धन क्या है इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका आवर्धन 1 होता है। मोटा मोटी यह कहें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो अनुपात है उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग परावर्तन से संबंधित प्रकाश क्या है, प्रकाश से संबंधित सारा चीज ऑब्जेक्टिव और परावर्तन से संबंधित बहुत सारी चीजों को देखे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को भी हम लोग देखे और फिर उसके प्रॉपर्टीज को देखे। असल हम लोगों को ये मिरर 2 तरह का है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर और इमेज की चर्चा हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी इसको देखिए और उससे लाभ उठाइए और इससे अधिक बच्चे सब्सक्राइब कर इस चैनल को लेने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हर तरह से किसी भी तरह का सवाल का आप समाधान कर सकें।